आप सबका प्रकाश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अभी रोहिलखंड विश्वविद्यालय का बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो विद्यार्थियों की बहुत मांग थी। कई बार हमें विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि सर कोरिलेशन पर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो कोरिलेशन पर ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इस वर्ष बहुत संभावना है इसकी आने की। इससे पहले 2020 में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन पर सवाल आ चुका है और 2021 में मीन मीडियन मॉड पर सवाल पूछा जा चुका है। तो इस बार ये पूरी उम्मीद है कि कोरिलेशन पर सवाल आएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें देखो कोरिलेशन क्या होता है, इसका हमने एक पहले वीडियो बना चुके हैं, तो चैनल में जाके उससे देख लीजिएगा। और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने बताया सहसंबंध क्या होता है और सहसंबंध के प्रकार हमने बताए हैं। फिर से हम एक बार उसे रिवाइज करा दे रहे हैं कि दो राशियों के बीच, दो चरों के बीच जो संबंध देखा जाता है उसे हम सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध हमारा 3 प्रकार का था, एक धनात्मक था, एक ऋणात्मक था और तीसरा शून्य था। पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, ये 3 प्रकार का सहसंबंध था। आज हम बात करते हैं कि सहसंबंध गुणांक कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो हम सहसंबंध गुणांक की बात करते हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो पहले बनाया था जो कि थोड़ा आसान था, तो उसे आप देख लें। उससे आगे का हम सवाल को हल करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो आपको एग्जाम में इतना मिलेगा कि यहाँ पर एक टेबल आपको चाहे क्रम संख्या लिख देगा 1 2 3 4 5 6 और इधर प्राप्तांक लिख देगा विज्ञान में, इधर गणित में प्राप्तांक हैं, या फिर इसे x और y 2 कॉलम मान के बता देगा। इतना आपको एग्जाम में मिलेगा। टेबल बनी हुई, टेबल ऐसी ना बन के टेबल इस प्रकार से भी बन सकती है, ठीक है, हॉरिजेंटल भी बन सकती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैसी भी आ सकती है पेपर में। लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रकार से टेबल बना लेना है। इधर छात्र हैं या क्रम संख्या जो भी है उसे लिख देना है, इधर विज्ञान में प्राप्तांक और इधर गणित में प्राप्तांक, इतना होगा। अब हमें इसे कैसे हल करते हैं, उसमें लिखा होगा प्रश्न पत्र में कि निम्नलिखित सारणी से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। या सहसंबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित सारणी से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो पहले सहसंबंध के बारे में बता दीजिएगा, इसके बाद में आप सहसंबंध का जो सवाल है उसे ऐसे बना के और निकाल लेंगे। तो हम देखो कैसे निकालते हैं। इसमें एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं स्पीयरमैन का सूत्र, और उसमें कोरिलेशन बराबर क्या होता है, या सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक उसमें रो बराबर होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन और एन स्क्वायर -1, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन और ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें डी चाहिए और एन चाहिए। देखो एन का वैल्यू हमारे पास ये होता है, इसे हम काउंट कर लेंगे तो हमें एन का वैल्यू पता लग जाएगा। इसे हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा एन का वैल्यू क्या आ गया 8, ये 8 आ गया, हमारा एन का वैल्यू आ गया। तो हमें नीचे का सब पता है। अब डी स्क्वायर हमें चाहिए, तो डी स्क्वायर हम पता करने के लिए सबसे पहले रैंक देते हैं। जो डी का मतलब है, वो डी का मतलब है कि डी बराबर होता है R1 - R2 या R2 - R1, किसी में से कोई सा भी घटा दें। तो R1 और R2 क्या है, ये हमारी रैंक होती हैं। तो देखो रैंक हम देते हैं, सबसे पहले ये 2 चीज़ें हमारी, एक विज्ञान और एक गणित है, या x और y है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम विज्ञान में रैंक निकालते हैं। पहले विज्ञान में रैंक देखिए भाई कैसे निकालते हैं। इसे हम कहते हैं R1 कह दें या रैंक ऑफ साइंस कह दें। तो यहाँ पर RS लिख सकते हैं और यहाँ पर RM लिख सकते हैं, चाहे R1 और R2 कह लो। इसे हमने R1 नाम दे दिया। अब इसमें हम रैंक देखते हैं। जब भी हम किसी को रैंक देते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क जिसके होते हैं उसे पहली रैंक देते हैं, फिर उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे रैंक देते हुए चले जाते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 82, इसे हमने क्या किया, फर्स्ट रैंक दे दी, ठीक है। इसके बाद दूसरी रैंक, ये हमारे 70 नंबर हम देखते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। अब समस्या आ गई हमारे सामने। अब हम दूसरी रैंक इसे दें, इसे दें, किसे दें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करते हैं कि ये रैंक 1 2 है, एक 3 है और एक 4 है। इसमें एक रैंक 2 आ रही है, एक 3 आ रही है और एक 4 आ रही है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, 2 3 4 तीनों को जोड़ लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं कितने से, 1 2 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ गया, ये हमारा हो गया 9/3, यानी कि 3 आ गया, ठीक। तो हम इन तीनों को रैंक कितनी देते हैं, 3। इसे भी हमने रैंक दे दी 3, इसे भी दे दी 3 और इसे भी रैंक दे दी 3। क्लियर हो गया।
यानी कि जब इनके मार्क्स बराबर हैं तो इनकी रैंक भी बराबर होनी चाहिए। तो हमने इसे भी 3 रैंक दे दी, इसे भी 3 दे दी, इसे 3 दे दी। रैंक हमारी कहाँ तक हो गई? 1 इसे दे दी, 2 3 4 तक हो गई। 4 तक हमें रैंक किसी को नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रैंक हम किसे देंगे ये देखते हैं। यहाँ पर हमारा देखो अब है 62। अब फिर वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, ये भी 62 है, ये भी 62 है। तो एक की रैंक है 4 और एक की रैंक है 5 और एक की रैंक है 6, क्योंकि हम 4 तक दे चुके हैं। 1 2 3 4 ये रैंक हम दे चुके हैं। तो एक की रैंक हो गई 5 और एक की हो गई 6। तो हम क्या करते हैं, वही नियम 5 + 6 और बटे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्यों किया? क्योंकि हम 2 चीज़ें जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें जोड़ रहे थे, 3 अंक जोड़ रहे, 3 से डिवाइड किया, 2 अंक जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया? 11 बटे 2 यानी कि 5.5। तो इसे हम रैंक कितनी देंगे? 5.5 और इसे भी रैंक देंगे 5.5। अब रैंक हमारी कहाँ तक हो गई? 6 तक। ये 6 तक, ये 4 तक थी, ये 6 तक हो गई अब। ठीक है, अब हम देखो अगले रैंक 7 किसे देंगे? इसे। ये हमारी रैंक 7 हो गई। और 8 रैंक किसे देंगे? ये 57। ये रैंक हमारी हो गई 8। क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा वाले को पहली रैंक, फिर घटते हुए क्रम में रैंक देते हुए चले जाते हैं। अब हम निकालते हैं R2। R2 हमारा क्या है? गणित में रैंक। गणित में रैंक, इसे हम नाम दे देते हैं R2। ठीक है, देखो R2 कैसे निकालेंगे? अब ये गणित के प्राप्तांक इसमें हम देख लेते हैं। देखो पहली रैंक किसे देंगे? सबसे ज़्यादा नंबर 68। अब समस्या आ गई पहले में ही 68, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों जगह 68 है। तो 68, इससे पहली, दूसरी, तीसरी, वही 3 रैंक जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो। तो हम 1 + 2 + 3 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। आंसर कितना आएगा? 2। ऐड कर लो, 3 और 3 6 और 3 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो इसे हमने रैंक कितनी दे दी? 2। इसे भी रैंक दे दी 2 और इसे भी रैंक दे दी 2। क्लियर हो गया? रैंक कहाँ तक हो गई? 3 तक। इसके बाद हम क्या करते हैं? 65 है, देख लो 65 को हम रैंक देंगे कितनी? 3 तक हो गई तो 4 रैंक देंगे। ठीक है, इसके बाद 62 रैंक 5। ठीक है, इसके बाद अब देखो 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक की रैंक है 6 और एक की है 7। तो 6 + 7 बटे 2 यानी कि 6.5। इसकी भी दे देंगे और इसे भी दे देंगे 6.5। अब क्या बचा? रैंक कहाँ तक हो गई? 7 तक, 7 तक हो गई। अब 8वीं रैंक जाएगी इससे। ये हमारा हो गया रैंक देने का तरीका। क्लियर हो गया? अगर आपने रैंक दे ली तो ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, बहुत आसान होता है और 15 नंबर हमें पूरे मिलते हैं अगर हम गणित का सवाल हल करते हैं। तो थ्योरी लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो हम इसमें अब क्या करते हैं, अब हमें D निकालना है। तो D का वैल्यू कैसे निकालते हैं? R1 - R2। देख लीजिएगा, ये D का वैल्यू निकालना है, R1 - R2। ठीक, ये D का वैल्यू आ जाएगा, देख लीजिएगा इसे। देखिए अब हम R1 में से R2 घटा रहे हैं। अब बहुत आसान है घटाना, 5.5 में से 2 गए, कितना बचेगा? 3.5। क्लियर? इधर देखो 7 में से 2 गए, 5। ठीक है, इधर 5.5 में से फिर 2 गए, 3.5। ठीक है, इधर 8 में से 4 गए तो 4। इधर 3 में से 8, तो चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि -5। इधर एक इसमें से ये घटा दो तो कितना बचेगा? 5.5। ठीक है, माइनस का। अब 5 में से 3 जाएगा, -2। 6 में से 3 जाएगा तो 3.5। सवाल हमारा सही है या गलत है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस और माइनस जोड़ लेते हैं। अगर जितने जोड़ प्लस का आ रहा है उतने ही अगर माइनस वालों का जोड़ आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। देख लीजिएगा, 3 और 5 8 और 3 11 और 1 12 और 4 16। इधर भी देखो 5 और 5 10 और 2 12 और 4 16। इसका मतलब सवाल हमारा सही है। अब हम यहाँ से निकालते हैं D²। बहुत आसान है स्क्वायर करना। हमें क्या करना है? सिर्फ वर्ग कर देना है। जो हमारा D है उसका वर्ग हो जाएगा D²। देखो कैसे करते हैं भाई, इसका वर्ग करना है हमें, यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे 0.5 वालों का वर्ग करना बहुत आसान। 5 पंजे 25, 3 तियाँ 9, 3 12। क्लियर? यही आएगा 25। हाँ, ये वही आ जाएगा। ये 4 चौक 16, ये 5 पंजे 25। हाँ, ये 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 30। अब ये 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है और ये फिर वही आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 12.25। ये आ गया। बस अब इसे जोड़ना है हमें। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ कितना आएगा, हम इसे जोड़ते हैं तो ये 25 25 25 सब कितना हो गया? 0 0 आ जाएगा।
ठीक है। और इधर कितना आएगा, इसका जोड़ अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 137, ठीक है। ये क्लियर हो गया 137। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या पता लग गया यहाँ से हम देख लेते हैं। देखो एक तो हमें n का वैल्यू पता लग गया जो कि हमारा 8 था, हमने काउंट कर लिया, और एक हमें पता लग गया सिग्मा डी स्क्वायर का 137, ये वैल्यू आ गया। अब बस फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। देखिए आगे क्या होता है। अब देखो क्या होता है, हमें n का वैल्यू पता है और सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू पता है। हम अपना सूत्र लगाते हैं। हमारा सूत्र होता है रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर और नीचे n और ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये स्पीयर मैंने फार्मूला दिया था सहसंबंध गुणांक निकालने का। अब इसमें हम क्या करते हैं, बस केवल मान रखना है, उत्तर आ जाएगा। देखिए 1 - 6, कभी भी 1 - इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिखेंगे, कहीं ऐसे लिख लो एग्जाम में, गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे नहीं लिखना है, 1 कहाँ रहेगा, सेंटर में, ठीक है। फिर इस प्रकार से, ऐसे ये गलत है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे, गलत है। अब देखो 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मान 137, 137, n का मान 8 है और ये 8 का वर्ग और माइनस 1। देखो कितना आ रहा है, जहाँ 2 से काट दें ये कट जाएगा। अब देखिए ये कितना, ये गुणा भाग है, अपने आप कर लेना। 3 × 137 और 4 × 64 में से 1 गया 63, 3 1, तो ये हमारे पास आ गया है। अगर हम इसे मिटा देते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा रो बराबर आ जाएगा 1 - 137/84, ठीक, क्लियर है। अगर हम इसकी गुणा भाग करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, तो रो बराबर मिल जाएगा 1 - 1.63, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 84 से डिवाइड कर देंगे 137 को, तो ये आंसर आएगा। तो रो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम देख लेंगे। 1 में से हमें ये घटाना है, घटाने का वही तरीका है, इसमें से ये नहीं घट सकता तो हम ऐसे घटा दें, -0.63। तो ये रो का वैल्यू आ गया, हमारा सहसंबंध गुणांक आ गया। अब इसमें व्याख्या करना जरूरी होता है, नीचे हम लिख देंगे अतः। एक हमने टेबल बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, गिलफोर्ड की जो टेबल है, अंक जो तालिका है सहसंबंध गुणांक की, तो उसके अनुसार इसकी व्याख्या क्या होगी, ये किस में जाएगा। तो वो जो हमने बताई थी उसमें हमने इस प्रकार से डिवाइडेशन किया था कि 101 से लेकर 0.2 तक, फिर 21 से लेकर 40, फिर 41 से लेकर 7। देखो किस में आ रहा है, ये इसमें फंस रहा है, इसमें आ गया, ठीक। इसके बाद हमने बताया था इससे लेकर 0.90, फिर हमने बताया था 91 से लेकर 0.99, ये था। ये हमारा नगण्य था या अत्यंत निम्न था, ये निम्न था, और ये सामान्य था। ये कैसा है, सामान्य सहसंबंध है। कैसा सहसंबंध है, सामान्य, ठीक है। प्लस है तो धनात्मक, माइनस है तो ऋणात्मक। तो हम क्या लिखेंगे, अतः गिलफोर्ड की तालिका से विज्ञान तथा गणित में सामान्य ऋणात्मक सहसंबंध है। ये व्याख्या लिखना जरूरी होता है, व्याख्या से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपको टेबल आती है। तो सामान्य धनात्मक सहसंबंध है, अगर इधर आता तो नगण्य हो जाता है या बहुत निम्न हो जाता है, और यहाँ पर निम्न होता है, ये सामान्य होता है, ये उच्च होता है, ये अत्यधिक उच्च होता है। अगर आंसर हमारा 1 आता है प्लस माइनस तो पूर्ण धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध है। उत्तर अगर 0 आता है तो हमारा शून्य सहसंबंध है। और हमने बताया था कि सहसंबंध गुणांक का वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 तक होता है। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि सहसंबंध गुणांक का मान होता है तो -1 से लेकर +1, -1 से कम नहीं हो सकता, +1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। और कोई भी अगर कमी हो या अगला वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।